Hello students, after studying photoelectric effect, now next topic is Compton effect. सो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है कि जब भी हाई एनर्जी रेडिएशन इधर एक्स रे और गामा रे मैटर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो इंटरेक्शन होने के बाद ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी का कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन रिकॉयल हो जाता है और इंसिडेंट रेडिएशन लेस एनर्जी से स्कैटर हो जाती हैं। मींस कि अगर लैम्डा इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ हो और लैम्डा डैश स्कैटर्ड रेडिएशंस की वेवलेंथ है, देन लैम्डा एंड दिस इज लैम्डा डैश, देन लैम्डा डैश विल बी ग्रेटर देन लैम्डा। मीन्स जो रेडिएशन स्कैटर हो रही हैं उनकी वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन से ज़्यादा होगी। सो ये कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन इफ़ेक्ट फर्स्ट कॉम्पटन साइंटिस्ट है जिन्होंने 1921 में इसे ऑब्ज़र्व किया और इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दी। उन्होंने कैसे बताया कि जब हाई एनर्जी रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं तो वो ज़्यादा वेवलेंथ से स्कैटर हो रही हैं। उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया, आप देखिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप शो किया हुआ है कॉम्पटन इफ़ेक्ट का, जहाँ सोर्स क्या है, सोर्स इज़ एक्सरे ट्यूब और ये एक्सरे ट्यूब्स दीज आर करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। यहाँ पर जो सोर्स लिया गया है दैट इज़ मोलिबिडियम, और मोलिबिडियम पर जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के हिट होने से आप देखिए जब हमने इंटरेक्शन की थी लाइट चार्ज पार्टिकल की विद मैटर के साथ, तो वहाँ क्या प्रोबेबिलिटी की थी कि ये सपोज अगर न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मैटर के एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो अगर सपोज ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इम्पार्ट कर दे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस ऑर्बिट से नॉकआउट हो जाते हैं और यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ये क्या है, के शेल नेक्स्ट एल देन एम एंड देन एन। तो जो वैकेंसी के शेल में क्रिएट हुई है इसे फिल करने के लिए एल शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन करता है के शेल में। तो इट मीन्स क्या हुआ कि अगर इसे इस तरह से शो करें तो ये एल है, ये एम है, तो यहाँ जो वैकेंसी क्रिएट हुई है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है के में, और कितनी एनर्जी एमिट करता है बिटवीन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन के एंड एल लेवल। तो ये जो एनर्जी का एमिशन होगा फोटोन का, दीज फोटोन्स आर एक्स रे फोटोन्स, और ये एक्स रेज कौन सी हैं, करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है एल से के पे, इस लाइन को के अल्फ़ा लाइन बोलते हैं। अगर ये ट्रांजिशन एम से के में होता तो इसे के बीटा लाइन बोलते हैं। इसी तरह आप ये देखिए कि अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एल शेल में वैकेंसी क्रिएट कर दे, मीन्स ये अपनी एनर्जी एल शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट करे और इलेक्ट्रॉन एल शेल से नॉकआउट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, वैकेंसी एल शेल में क्रिएट हो जाएगी। तो जब इस एल शेल में एम शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो रेडिएशंस का एमिशन होगा। तो इन रेडिएशंस को क्या बोलते हैं, दिस आर एल अल्फ़ा लाइन, और इससे अगर अबव वाली में होगी तो ये क्या होगी, एल बीटा लाइन। तो ये एल के अल्फ़ा, के बीटा, एल अल्फ़ा, एल बीटा, मीन्स ये क्या है, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं जिनकी डिस्क्रीट एनर्जी होती है। तो हमने यहाँ कौन सा सोर्स कंसीडर किया है, एक्सरे सोर्स कंसीडर किया है, मोलिबिडियम सोर्स है जिससे के अल्फ़ा लाइन का एमिशन हो रहा है और इन एमिटेड एक्सरेज को ग्रेफाइट टारगेट पर हिट कराया गया है। तो जब ये हाई एनर्जी रेडिएशन ग्रेफाइट के एटम्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इंटरेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं। तो जिस डायरेक्शन में ये रेडिएशन स्कैटर हो रही हैं, अगर हम वहाँ एक डिटेक्टर लगा दें, तो ये डिटेक्टर कौन सा है, ये ब्रैग्स डिटेक्टर है कि जो किस पर काम करता है, 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लेम्डा, जिसे आप आगे स्टडी भी करेंगे कि किस तरह से ये डाइफ्रैक्शन के बेसिस पर जो रेडिएशंस यहाँ से स्कैटर हो रही हैं, इन रेडिएशंस की वेवलेंथ को क्या करता है, मेज़र करता है। तो अगर हम इस डिटेक्टर की पोजीशन अगर चेंज करें तो यहाँ से इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में इस डिटेक्टर का एंगल भी चेंज होगा। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट ऑब्जर्व किए गए, देखिए यहाँ पर अगर लैम्डा क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है, तो अगर एक्स रे डिटेक्टर की पोजीशन अलाइन हो इंसिडेंट के साथ, मीन्स अगर डिटेक्टर यहाँ प्रेजेंट हो, तो उस केस में जो हमें
पीक मिल रही थी, जो रेडिएशन पीक के कॉरस्पॉन्डिंग पीक मिल रही थी वो लैम्डा पे मिल रही थी। मींस जितनी वेवलेंथ की रेडिएशंस मैटर पे इंसिडेंट की गई हैं उतनी ही वेवलेंथ की रेडिएशन हमें आफ्टर स्कैटरिंग मिल रही हैं। बट जैसे जैसे एक्सरे डिटेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस ब्रैग्स डिटेक्टर को, और एंगल क्या है अब 45 डिग्री है, और नेक्स्ट जो शो किया हुआ है वो 90 डिग्री के लिए, फिर 135 के लिए। तो आप यहाँ नोट कीजिए कि जब एंगल 45 डिग्री है तो 45 डिग्री पर हमें लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग भी एक पीक मिल रही है और लैम्डा डैश के कोरस्पॉन्डिंग भी एक पीक मिल रही है। और जैसे जैसे ये एंगल इंक्रीज हो रहा है, जो लैम्डा डैश वेवलेंथ की पीक है वो पीक की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर? इससे क्या पता लग रहा है, लैम्डा क्या है, लैम्डा वो वेवलेंथ है जो रेडिएशंस मैटर पे इंसिडेंट की गई हैं, और लैम्डा डैश वो वेवलेंथ है जो इस मैटर के साथ इंटरेक्ट होने के बाद स्कैटर हो रही हैं। तो लैम्डा डैश की जो वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन, आप यहाँ से देखिए लैम्डा डैश इज़ ग्रेटर देन लैम्डा, लैम्डा डैश इज़ ग्रेटर देन लैम्डा। तो इट मीन्स कि ये जो रेडिएशन स्कैटर हो रही हैं, अगर यहाँ से क्या है एंगल इंक्रीज होता जा रहा है तो विद इंक्रीज इन एंगल मॉडिफाइड रेडिएशन की क्या है वेवलेंथ भी क्या है हायर साइड पर हमें पीक मिल रही है और इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट था जो कॉम्पटन साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हाई एनर्जी रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं तो हमें एक मॉडिफाइड वेवलेंथ के साथ मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड वेवलेंथ रेडिएशन के साथ मॉडिफाइड रेडिएशन की वेवलेंथ की पीक भी ऑब्जर्व हो रही है। बट अगर क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें, मीन्स कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव नेचर के अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लेन करें तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि जब रेडिएशंस इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ तो आफ्टर इंटरेक्शन जो हमें रेडिएशन मिलनी चाहिए दैट मस्ट बी ऑफ सेम वेवलेंथ एज वॉज इंसिडेंट बिफोर इंटरेक्शन। आप यहाँ से देखिए कि क्लासिकल थ्योरी किस तरह से एक्सप्लेन करती है कि सपोज ये कोई हम जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो किसके लिए स्टडी करते हैं, मोर इफेक्टिव किसके लिए है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ लूजली बाउंड हो। तो सपोज हमने ये इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया और ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सपोज वेव नेचर है, तो वेव नेचर के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है कि सपोज ये क्या है, हम एक वेव कंसीडर कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हमने ये देखी हैं ये सपोज एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रही हैं और इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है अलोंग वाई एक्सिस है। आप इसे और यहाँ से भी देख सकते हैं, ये एक्स है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये वाई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वाई एक्सिस के अलोंग अब ऑसिलेशन कर रहा है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो एक्स रे के अलोंग प्रोपेगेट कर रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में, मींस वाई डायरेक्शन में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड डायरेक्शन में ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रोपेगेशन है दैट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब ये रेडिएशंस इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो क्या होगा, ये क्या है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी एक सपोज म्यू फ्रीक्वेंसी है। तो जब ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये क्या करता है, इंटरेक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन भी सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन करेगा विद सेम फ्रीक्वेंसी एज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन तो कुछ समय के बाद ये क्या करता है सेम फ्रीक्वेंसी की ही रेडिएशंस को एमिट कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी अगर हम वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो क्या कहती है कि जब हाई एनर्जी रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करें तो आफ्टर इंटरेक्शन उनकी एनर्जी या उनकी वेवलेंथ में चेंज नहीं होना चाहिए था और हमें सेम फ्रिक्वेंसी की ही रेडिएशन मिलनी चाहिए थी। इस टाइप की जो स्कैटरिंग है इसमें क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करके री एमिट करता है एनर्जी को तो वो री एमिटेड एनर्जी डिफरेंट डायरेक्शंस में एमिट करता है। मीन्स कि आफ्टर इंटरेक्शन जो रेडिएशंस हैं उनकी क्या है डायरेक्शन चेंज हो सकती है आफ्टर इंटरेक्शन, लेकिन
क्या है, एनर्जी सेम होनी चाहिए जितनी एनर्जी से रेडिएशंस इंसिडेंट की गई हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। और इस तरह की जो स्कैटरिंग है कि जिसमें बिफोर इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन रेडिएशन की वेवलेंथ सेम रहे, इस स्कैटरिंग को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट स्कैटरिंग बोलते हैं। इनकोहेरेंट स्कैटरिंग क्या होगी कि अगर आफ्टर इंटरेक्शन की इंसिडेंट जो रेडिएशन है मैटर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद अपनी एनर्जी का कुछ पोर्शन मैटर को ट्रांसफ़र कर दें और खुद लेस एनर्जी से स्कैटर हो जाएं, दैट इज़ नॉन कोहेरेंट स्कैटरिंग। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कोहेरेंट स्कैटरिंग होनी चाहिए थी, मीन्स कि हमें ऐसी एनर्जी की रेडिएशंस मिलनी चाहिए थी आफ्टर इंटरेक्शन जिनकी जो वेवलेंथ है या फ्रिक्वेंसी है वो इंसिडेंट रेडिएशन के इक्वल हो। बट कॉम्पटन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू और इन रिजल्ट्स के थ्रू ये बताया कि जब हाई एनर्जी रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इंटरेक्ट होने के बाद हमें मॉडिफाइड रेडिएशंस, मॉडिफाइड वेवलेंथ की रेडिएशन भी ऑब्जर्व होती हैं विद अनमोडिफाइड रेडिएशन। तो वेव थ्योरी इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे जैसे हम देखिए एंगल इंक्रीज़ कर रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है, मींस शिफ्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जो अनमोडिफाइड रेडिएशन के पीक की इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो वेव थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो कॉम्पटन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया कि हमें ऐसा रिजल्ट क्यों मिल रहा है कि हमें अनमोडिफाइड वेवलेंथ की रेडिएशंस भी ऑब्जर्व हो रही हैं। तो जब कॉम्पटन साइंटिस्ट ने 1921 में इस एक्सपेरिमेंट को थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया था, तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया था, जो सपोर्ट करता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास अगर वेव नेचर है तो उनके पास पार्टिकल नेचर भी है। पार्टिकल नेचर मींस कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जी कैरी करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दैट एनर्जी डजंट अराइव कंटिन्यूसली, रादर इट अराइव्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और ये जो पैकेट्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं, इन एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। और इन फोटॉन्स की एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी, एंड एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो यहाँ पर एच क्या है, एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट कि जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, कि जब इसे रेसिप्रोकल ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी जूल में। तो कॉम्पटन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर के थ्रू एक्सप्लेन किया था। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि किस तरह से थ्योरेटिकली इन रिजल्ट्स को देखा गया और कोरस्पॉन्डिंगली वो किस तरह इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ देखिए इस पिक्चर में कि किस तरह से उन्होंने इसे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया। तो थ्योरी के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ एजम्पशंस ली गई थी। ये एजम्पशंस क्या थी, फर्स्ट तो ये था कि जब हाई एनर्जी रेडिएशंस इंटरेक्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये एज्यूम किया गया कि इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट पर है और कोलिजन होने के बाद ये क्या कर रहा है, एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन से एनर्जी गेन करके रिकॉयल हो रहा है। और उन्होंने क्या बताया कि जब ये इंटरेक्शन हो जाती है, कोलिजन हो जाता है, जब ये इसे फोटोन जो इंसिडेंट रेडिएशन है इन्हें एज ए फोटोन कंसीडर किया, मींस दिस इज पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन होने के बाद जब ये पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को विच इज़ एट रेस्ट, देन इट गेन्स सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कि हम जो यहाँ आफ्टर कोलिजन जो हम इसका मास देखेंगे दैट विल बी रिलेटिविस्टिक मास। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इस पिक्चर के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ क्या बताया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन ये क्या है, टारगेट का इलेक्ट्रॉन है जो इनिशियली क्या कंसीडर किया गया है कि एट रेस्ट है। और ये क्या है, एच न्यू एनर्जी की रेडिएशंस इंसिडेंट की गई हैं इलेक्ट्रॉन पर। अगर एच न्यू एनर्जी की रेडिएशंस हैं तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मोमेंटम
इज एनर्जी किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और मोमेंटम किसके इक्वल है, E ओवर में C के, इट मीन्स एच न्यू ओवर में C के। तो इंसिडेंट रेडिएशंस का मोमेंटम किसके इक्वल होगा, एच न्यू ओवर C के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट देखिए कि जब ये इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो आफ्टर इंटरेक्शन दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट रिकॉइल्ड विद एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट लाइन, और जो फोटोन है दैट विल गेट स्कैटर्ड थ्रू एंगल फाई विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट लाइन। तो अब देखिए अगर एच न्यू एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, देन एच न्यू डैश विल बी एनर्जी फॉर स्कैटर्ड फोटोन, कि इसने अपनी एनर्जी किसे ट्रांसफ़र कर दी, इलेक्ट्रॉन को। अब हम यहाँ क्या कंसीडर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की उन्होंने ये बताया कि रेडिएशंस के बाद पार्टिकल नेचर भी है, तो ये पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग ये एनर्जी इसे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये मॉडिफाइड एनर्जी के साथ क्या कर रही हैं, स्कैटर हो रही हैं। तो अब एनर्जी कितनी होगी, दैट विल बी एच न्यू डैश, तो कोरस्पॉन्डिंगली मोमेंटम भी चेंज होगा, दैट मोमेंटम विल बी पी डैश एंड इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश ओवर में सी। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए कि जब ये एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और रिकॉयल होगा विथ थीटा एंगल, तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी, दैट एनर्जी पहले अगर हम यहाँ देखें बिफोर कोलिजन देखें तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, तो इलेक्ट्रॉन की बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या थी, रेस्ट मास एनर्जी थी, m0c² एनर्जी थी, कि क्योंकि इसका मोमेंटम क्या है, ज़ीरो, क्योंकि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं m0² c4 प्लस p² का अंडर रूट, तो अगर यहाँ p की वैल्यू ज़ीरो हो तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, m0c² के इक्वल। तो जब पार्टिकल मींस जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, दैट विल बी रेस्ट मास एनर्जी m0c²। बट आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, क्योंकि हम रिलेटिविस्टिक केस कंसीडर कर रहे हैं, तो रिलेटिविस्टिक केस में मास किसके इक्वल होता है, m0 ओवर 1 माइनस v² ओवर c² के इक्वल होता है। तो एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, mc² के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे रिकॉल्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, mc², और मोमेंटम किसके इक्वल होगा, p इज इक्वल टू mv के। तो इस पिक्चर के कोरस्पॉन्डिंग अगर अब हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, तो किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है इंटरेक्शन के बाद किस तरह से चेंज हो रही हैं और किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही हैं। तो फर्स्ट हम किसके लिए देख लेते हैं, फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की एनर्जी में चेंज किस तरह से आएगा। देखिए इस पिक्चर के कोरस्पॉन्डिंग हम फर्स्ट क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे तो बिफोर कोलिजन क्या है हमारे पास सिस्टम में, फोटोन है और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, और फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू, मीन्स एच न्यू प्लस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, रेस्ट मास एनर्जी m0c², और आफ्टर कोलिजन क्या है, फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज एच न्यू डैश प्लस में, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, mc², मीन्स कि जितनी एनर्जी फोटोन लूज करेगा उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या लगा लिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट लगाएं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और हम इसको क्या कर लेते हैं, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ से फर्स्ट फोटोन के लिए बात करते हैं, फोटोन की जो मोमेंटम है वो क्या है, p डैश है। तो हम यहाँ शो कर देते हैं कि सपोज ये इंसिडेंस लाइन है और इसके कोरस्पॉन्डिंग फोटोन इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका एंगल कितना शो किया हुआ है, फाई, और इसका मोमेंटम कितना है, p डैश विच इज़ एच न्यू डैश ओवर में c के इक्वल है। तो इस डायरेक्शन में अगर इसके कंपोनेंट्स रिजोल्व करें तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस मींस p डैश कोस फाई, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, p डैश साइन फाई, और p डैश किसके इक्वल है, एच न्यू डैश ओवर में c के।
क्लियर। तो इट मीन्स कि अगर हम इस पिक्चर में पी डैश को रिजोल्व करें तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, पी डैश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, पी डैश का वर्टिकल कंपोनेंट। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉन के केस के लिए भी देखें कि ये इंसिडेंस लाइन है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिकॉइल हो रहा है और एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो पी क्या होगा, कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने के बाद इस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और अप डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का वर्टिकल कंपोनेंट। आप यहाँ देखिए P यहाँ पर क्या है, P इज इक्वल्स टू mv। तो इट मीन्स इस पिक्चर में देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए रिजोल्व करें तो इस डायरेक्शन में मिलेगा P cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में P sin थीटा। तो अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स के लिए हम क्या लगा लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फर्स्ट किसकी बात करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट की। तो आप देखिए बिफोर कोलिजन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, मोमेंटम के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फर्स्ट बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जो फोटोन है वो इस डायरेक्शन में इंसिडेंस हो रहा है तो मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, बिफोर कोलिजन, दैट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन h न्यू ओवर में c। और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है मीन्स मोमेंटम जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। देन आफ्टर इंटरेक्शन क्या होगा, मोमेंटम फोटोन का p डैश कोस फाई इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मीन्स h न्यू डैश ओवर में c कोस फाई, और इलेक्ट्रॉन का भी इसी डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, प्लस mv कोस थीटा। इस इक्वेशन को सपोज इक्वेशन 1 दे दें और इसे इक्वेशन 2 दे दें। इसी तरह आप वर्टिकल कंपोनेंट के लिए देखें, अगर बिफोर इंटरेक्शन हम देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट फोटोन का ज़ीरो है और इलेक्ट्रॉन वैसे ही रेस्ट पर है ऑलरेडी, तो यहाँ ज़ीरो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू। अब वर्टिकल कंपोनेंट के केस में देखिए फोटोन का वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में अपोजिट है एक दूसरे के, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, दैट mv साइन थीटा माइनस h न्यू डैश ओवर में c साइन फाई। तो इस इक्वेशन को सपोज इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो अब आप यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, c को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी तरह c को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं। तो किस तरह से रीअरेंज करेंगे, आप फर्स्ट इक्वेशन 2 देखिए, अगर c मल्टीप्लाई करें h न्यू डैश कोस फाई प्लस एम वी सी कोस थीटा। क्लियर, इस टर्म को इधर ले जाइए तो यहाँ एम वी सी कोस थीटा इज इक्वल्स टू h कॉमन ले लीजिए, दिस इज न्यू डैश कोस फाई। क्लियर। इसी तरह अब थर्ड इक्वेशन के केस के लिए देखिए, अगर एम वी को इधर ले आएँ और सी को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से एम वी सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू h न्यू डैश साइन फाई के इक्वल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में एम वी सी कॉमन है तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ऐड क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचेगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, दैट विल बी एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई प्लस में एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। क्लियर। इसे फर्दर खोल लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस में न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस में न्यू डैश कोस फाई प्लस में एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस में न्यू डैश कोस फाई प्लस में एच स्क्वायर न्यू डैश साइन स्क्वायर फाई। आप इस टर्म में देखिए एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉमन आएगा और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई यूनिटी हो जाएंगे। तो इक्वेशन बचेगी एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर
माइनस 2 न्यू डैश कोस फाई के इक्वल आ जाएगा एंड दिस विल बी स्क्वायर वी स्क्वायर। तो सपोज इस इक्वेशन को हम नंबर दे दें 4। अब यहाँ तो हमने मोमेंटम की जो इक्वेशन थी उन्हें रीअरेंज किया था, अब एनर्जी की इक्वेशन का भी यूज़ कर लेते हैं। अगर इस टर्म को इधर ले आए तो एम सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एम सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस में एच कॉमन न्यू माइनस न्यू डैश के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। सो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, एम स्क्वायर सी 4 इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस में एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एच एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस में न्यू डैश। क्लियर। सो आप इसे ओपन कर लीजिए, एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस में एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर न्यू डैश प्लस में 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस में न्यू डैश। तो हमारे पास ये इक्वेशन, यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आप नेक्स्ट क्या कीजिए, सपोज इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। क्लियर। अब क्या कीजिए कि जो इक्वेशन नंबर 4 है अगर उसे सब्ट्रैक्ट कर दें 5 में से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स देख लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, एम स्क्वायर सी 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, एम स्क्वायर सी 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी ये टर्म। क्लियर। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड की टर्म की बात कर लेते हैं, एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस में एच स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर न्यू डैश प्लस में ट्वाइस एच एम नॉट सी स्क्वायर एंड न्यू माइनस में न्यू डैश सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर एंड प्लस 2 न्यू डैश कोस फाई के इक्वल आ जाए। क्लियर। सो यहाँ से जो टर्म कैंसिल होती हैं वो देख लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। क्लियर। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी 4। आप ये टर्म देखिए, यहाँ से अगर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश कॉमन ले लें, यहाँ पर टर्म क्या है 2h स्क्वायर। आप यहाँ से देखिए हमने h स्क्वायर को स्किप कर दिया, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यहाँ पर भी h स्क्वायर की टर्म आएगी। यहाँ से जब h स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स इसके साथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में h स्क्वायर भी आएगा। तो अगर यहाँ से नेगेटिव 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, 1 माइनस कोस फाई के इक्वल आ जाएगा। और एक टर्म ये है प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस में न्यू डैश, और ये किसके इक्वल है, दिस इज एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के। क्लियर। अब हम ये वाले टर्म को सोल्व करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को। तो आप देखिए यहाँ पर m क्या है, m इज़ द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिलेटिविस्टिक मास किसके इक्वल है, m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट। अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो ये क्या आएगा, m स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। और अगर यहाँ से सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाला सी स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब इस m की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर।
तो यहाँ से देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और क्या आ जाएगा m0² c4 लेफ्ट हैंड साइड पर जब हमने रिलेटिविस्टिक मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें क्या आएगा m0² c4 इज इक्वल्स टू m0² c4 नेगेटिव 2h² न्यू डैश 1 माइनस कोस फाई प्लस 2h m0 c² न्यू माइनस में न्यू डैश। तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी 0 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ h² न्यू डैश 1 माइनस कोस फाई प्लस 2h m0 c² न्यू माइनस में न्यू डैश। इससे आगे देखिए नेक्स्ट, अगर हम इससे नेक्स्ट देखें इस टर्म को इस तरफ ले आइए तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ h² न्यू डैश 1 माइनस कोस फाई इज इक्वल्स टू 2h m0 c² न्यू माइनस में न्यू डैश। इसे फर्दर रीअरेंज कर लेते हैं अब इस इक्वेशन को, h से h कैंसिल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अगर इस टर्म को इस तरफ ले जाएं और m0 c² को नीचे ले आएं तो हमारे पास h ओवर में m0 c² 1 माइनस में कोस फाई इज इक्वल्स टू न्यू माइनस न्यू डैश ओवर न्यू डैश के इक्वल आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी 1 ओवर में न्यू डैश माइनस 1 ओवर 1 ओवर न्यू इज इक्वल्स टू h ओवर m0 c² 1 माइनस में कोस फाई के इक्वल आ जाएगा। सो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखिए अगर c की वैल्यू यहाँ ले जाएं एक तो यहाँ m0 c बचेगा तो ये c ओवर न्यू डैश माइनस c ओवर न्यू इज इक्वल्स टू h ओवर में m0 c 1 माइनस कोस फाई के इक्वल आ जाएगा। और c ओवर फ्रिक्वेंसी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट ओवर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा लैम्डा डैश माइनस में लैम्डा h ओवर में m0 c 1 माइनस में कोस फाई। तो हम यही निकालना चाह रहे थे कि अगर लैम्डा वेवलेंथ की रेडिएशन इंसिडेंट की जाए और लैम्डा डैश क्या है मॉडिफाइड रेडिएशन है तो इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा। आप यहाँ से देखिए कि एक्सपेरिमेंटली भी हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से देखिए ये पीक की वैल्यू इस पॉइंट पे मिल रही है और इसकी पीक की वैल्यू क्या, तो इससे क्या आ जाएगा डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये वैल्यू किसके इक्वल है इसके इक्वल है। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल के अगर एक्सपेरिमेंट के साथ कंपेयर करें तो ये देखते हैं कि क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई होती हैं एक्सपेरिमेंटली। तो फर्स्ट थ्योरी देख लेते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट भी बोलते हैं, दैट इज़ डेल्टा लैम्डा। आप इस इक्वेशन में देखिए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट, m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड फाई वो एंगल है जिससे इंसिडेंट रेडिएशन क्या हो रही है स्कैटर हो रही है, फाई एंगल से स्कैटर हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा ये किस पे डिपेंड करेगा, फाई पर डिपेंड करेगा क्योंकि ये सारे टर्म्स तो कांस्टेंट हैं। तो जैसे जैसे फाई चेंज होगा इस वेवलेंथ के में भी कोरस्पॉन्डिंगली वैसे ही चेंज होगा। तो आप यहाँ से देखिए कि जो चेंज है वेवलेंथ में इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ में जो चेंज है दिस चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ जितना भी ये डेल्टा लैम्डा शिफ्ट आएगा रेडिएशंस में ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी रेडिएशन कितनी हाई एनर्जी की रेडिएशंस उस पर इंसिडेंट की गई हैं। जो कितनी एनर्जी का चेंज आएगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि इंटरेक्शन होने के बाद रेडिएशन कितने एंगल से स्कैटर हो रही हैं। सो दिस इज़ द कॉम्पटन शिफ्ट। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम कुछ स्पेशल केसेस भी देख लेते हैं कि ये स्पेशल केस क्या है इसके। एक चीज़ और यहाँ पर कॉम्पटन शिफ्ट कितना होगा मींस वेवलेंथ में शिफ्ट कितना होगा ये इसके भी इंडिपेंडेंट है कि हमने कौन सा स्कैटरर चूज़ किया। क्लियर। सो आप यहाँ से देखिए स्पेशल केसेस में कि सपोज अगर यहाँ फाई की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें डेल्टा लैम्डा में कितना चेंज आ सकता है तो आप देखें कोस फाई की वैल्यू किसके बीच में लाई कर दिया 1 से लेके -1 के बीच में लाई कर दिया। अगर हम मिनिमम वैल्यू पुट करें तो यहाँ 1 माइनस -1 मीन्स ट्वाइस ऑफ दिस टर्म मीन्स चेंज कितना होगा मैक्सिमम। अगर हम 1 पुट करें तो 1 - 1 चेंज कितना होगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर
यहाँ पर फाई मैक्सिमम टू मिनिमम चेंज करता है, मैक्सिमम टू मिनिमम, तो वेवलेंथ में चेंज कितना आ सकता है, 0 से लेके 2h/m0c के बीच में। इट मीन्स कि जो डेल्टा लेमडा है दिस विल बी ऑलवेज या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा। क्लियर? इससे क्या पता लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्या करें, रेडिएशन मैटर पे इंसिडेंट करें और रेडिएशन इंटरेक्ट होने के बाद ज़्यादा एनर्जी से स्कैटर हो जाए। ये क्या शो कर रहा है कि जब भी रेडिएशंस इंटरेक्ट करेंगी मैटर के इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देती हैं। अब यहाँ से हम कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं कि सपोज फाई की वैल्यू अगर 0 डिग्री के इक्वल है, 0 डिग्री के इक्वल मीन्स फॉरवर्ड स्कैटरिंग की इन मॉडिफाइड जो लैम्डा डैश है वो क्या है, स्कैटर्ड फोटॉन्स 0 एंगल बना रहे हैं इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में। तो लैम्डा डैश किसके इक्वल आ जाएगा, h/m0c 1 माइनस में कोस फाई 0 डिग्री 1 के इक्वल है, सो 1 माइनस 1 0। इट मीन्स लैम्डा डैश माइनस लैम्डा 0, इट मीन्स वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा जब एंगल 0 डिग्री था। इट मीन्स जितनी वेवलेंथ की रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे उतनी ही हमें स्कैटर्ड रेडिएशन मिलेंगे। आप एक्सपेरिमेंट में भी देखिए, यहाँ पर जब एंगल 0 डिग्री था तो हमें सिर्फ लैम्डा रेडिएशन वेवलेंथ की रेडिएशन की पीक ऑब्जर्व हो रही है, लैम्डा डैश की ऑब्जर्व नहीं हो रही। क्लियर? सो नेक्स्ट आप देखते हैं स्पेशल केस फॉर फाई इज इक्वल्स टू π/2 मीन्स 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से लैम्डा डैश माइनस में लैम्डा h/m0c किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 रह जाएगा। दिस इज h/m0c। अब h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एंड m0 क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये टर्म किसके इक्वल आएगी, 0.0242 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आएगी। क्लियर? कि जब रेडिएशन 90 डिग्री पे मीन्स इस तरह से स्कैटर होंगी देन देयर विल बी दिस चेंज इज इक्वल्स टू 0.0242 एंगस्ट्रॉम। और इसे कॉम्पटन वेवलेंथ भी बोलते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मास कितना किसका है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही है तो मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ से जब 90 डिग्री पे स्कैटर हो रहा है तो इस वेवलेंथ को कॉम्पटन वेवलेंथ भी बोलते हैं। क्लियर? आप नेक्स्ट देखिए, जब एंगल यहाँ से यहाँ कर लेते हैं इस जगह, सपोज अगर फाई की वैल्यू 180 डिग्री हो, पाई हो, तो उस केस में क्या होगा, कोस 180 डिग्री पाई इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से लैम्डा डैश माइनस में लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, h/m0c 1 माइनस -1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ h/m0c मीन्स m0c की जो हमने यहाँ टर्म इवेल्युएट किया है उसका ट्वाइस हो जाएगा। तो इट मीन्स डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0.0242 एंगस्ट्रॉम एंड इज इक्वल्स टू 0.0484 angstrom, and this is the maximum change in wavelength of इंसिडेंट रेडिएशन। कि यहाँ पर क्या है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0.042। और आप यहाँ से देखिए, इट मीन्स कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है डेल्टा लैम्डा माइनस लैम्डा के बीच का डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। और यही चीज़ हमने एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है इसका डिटेक्टर की अगर इंसिडेंट के साथ देखें और स्कैटर्ड रेडिएशन की को ऑब्जर्व करें ब्रैग्स डिटेक्टर से, तो ये लैम्डा और लैम्डा डैश के बीच का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जाता है। और ये यू शेप क्या है, दिस इज़ मोर यू देन फॉर लेस एंगल्स। तो इट मीन्स कि जो कॉम्पटन ने हमें थ्योरी एक्सप्लेन की है और उन्होंने ये कंसिडर किया कि जो इंटरेक्शन हो रही है यहाँ हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर कंसिडर करें तो हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, मीन्स थ्योरी और एक्सपेरिमेंट रिजल्ट एग्री कर रहे हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरेटिकल कंसिडरेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। So next
हम स्टडी करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल इलेक्ट्रॉन मीन्स ये कितनी एनर्जी से रिकॉयल होंगे और जो फोटोन है वो कितनी एनर्जी से स्कैटर होंगे। अगर हम एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की और फोटोन की एनर्जी की वैल्यू इवेलुएट करें और ये देखें कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।